सब्सक्राइब कीजिए बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी अथवा बीकॉम अथवा बीएससी एग्रीकल्चर का जो एक पेपर होता है जिसका नाम है पर्यावरण एवं राष्ट्र गौरव। इस पेपर का आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। आपको बता दें कि अगर आप इस पेपर को नहीं देते हैं अपने एग्ज़ाम में, चाहे बीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर बीकॉम का, चाहे बीएससी एग्रीकल्चर का, ठीक है, अगर आप इसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर अथवा फोर्थ ईयर में कभी भी इसे नहीं देते हैं तो आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर होता है। और एक चीज़ अब अगर हम आपको और बताएं तो इस पेपर का जो नंबर होता है आपके जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं उसमें ऐड नहीं किए जाते हैं। इस पेपर का जो नंबर है वो अलग से दिया जाता है आपके मार्कशीट में, ठीक है। लेकिन यह पेपर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कुछ इसका यूज़र इंटरफेस है एंड यहाँ पे इसका पेपर कोड देख सकते हैं। और स्नातक प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ष जो भी है उनमें आपको केवल एक बार ही इस पेपर को देना होता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका रोल नंबर, एंड यहाँ पे वही रोल नंबर शब्दों में लिखना है और ये 200 नंबर का होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि यह जो 200 नंबर है ये आपके कैलकुलेट नहीं होते हैं थियोरेटिकल सब्जेक्ट में, ठीक है। ये आपकी मार्कशीट पे दिखाई देंगे। और जो टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग इसमें 3 घंटे की होती है, ठीक। और चलिए देखते हैं कि ये पेपर कैसा था 2020 का और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, और इस बार अगर आपके पेपर होंगे तो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो निर्देश यहाँ पे कुछ दी गई हैं कि इस प्रश्न पत्र में 200 प्रश्न हैं जिन्हें उत्तर पत्रक ओएमआर पर गोला भरकर हल करना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है, ठीक। मतलब कि 200 प्रश्न टोटल हैं और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। और इसमें 2 खंड में विभाजित है जिसमें कि 1 से लेकर 100 तक के जो क्वेश्चन हैं वो पर्यावरण के हैं और 101 से लेकर के 200 तक के जो प्रश्न हैं वो राष्ट्र गौरव के हैं। उसके बाद से यहाँ पे थर्ड पॉइंट में कहा गया है प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर, मतलब कि जो भी क्वेश्चन होगा उसके 4 विकल्प दिए गए हैं और इन चारों विकल्पों में से कोई एक विकल्प करेक्ट है तो उसको आपको OMR सीट में जो आपको आपके विद्यालय जो है जहाँ पे आपका सेंटर गया है वो प्रोवाइड कराएंगे, उसी पे आपको अच्छे तरीके से गोला भर के करना है, ठीक है। और ध्यान देना है कि जो गोला आप भरेंगे वो उस सर्किल से बाहर ना हो, जितना लंबा गोला है उतने में ही आपको गोला भरना है, ठीक है। तो OMR सीट में इसका आपको ध्यान देना है। बेसिकली OMR सीट जो होती है ऑप्टिकल माइक रिकॉग्निशन, ये आपके कंप्यूटर से क्वेश्चन के आंसर चेक किए जाते हैं और उसमें क्वेश्चन के आंसर पहले से फीड होते हैं और उसी पे बेस्ड ये OMR सीट होती है। उसको जैसे ही लगाया जाता है तो उसमें बहुत ही जल्दी पता कर लिया जाता है कि कौन क्वेश्चन सही है और कौन क्वेश्चन गलत है। तो आप गोले का काफ़ी अच्छे से ध्यान दीजिएगा, जितना छोटा गोला है उसी को पूरा एकदम भरिएगा, उससे बाहर नहीं आपको जाना है, न ही उसको थोड़ा हल्का सा करना है, उसको पूरा भरना है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। यहाँ पे अगर आप अगली नोटिस को देखेंगे तो OMR पर कहीं भी अपना नाम अथवा अपने हस्ताक्षर न रखें, पूर्ण रिक्त OMR मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको अपना नाम अथवा अपना साइन नहीं करना है उस पर बस आपको रोल नंबर अपना लिखना होता है। उसके बाद से अगला इसमें नोटिस कहा गया है कि OMR पर निर्दिष्ट स्थानों पर अपना अनुक्रमांक व अन्य विवरण लिखें, गोला भरकर अंकित करें। मतलब कि जो आपको OMR सीट मिलेगी उसमें भी आपको अपना रोल नंबर जो है वो गोला भर करके ही करना होगा, ठीक है। ऊपर आपको अंक दिए रहेंगे और नीचे उसके गोले दिए रहेंगे, उसी पे आधार पे आपको अपना रोल नंबर भरना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप अपने जो क्लास टीचर होंगे उनसे पूछ सकते हैं। अगली नोटिस की बात करें तो इसमें कहा गया है कि उत्तर पत्र को OMR में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। अगली नोटिस है उत्तर पत्र को OMR अंकित करने के निर्देशों का पालन करें जो निम्नलिखित वर्णित है। चलिए अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे थे और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। और यहाँ पे भरने की विधि भी दी गई है तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि जो OMR सीट मिलेगी उसमें जो गोला होगा उसको आपको पूरा भरना है, ठीक है। मतलब कि हल्का नहीं भरना है, पूरा भरना है उसको।
और सावधानी से भरना है। कहीं एक बार में मतलब 2 गोले नहीं भर देने हैं। जैसे एक क्वेश्चन के 4 विकल्प हैं तो आप चारों विकल्प को नहीं भरने हैं, आपको जो विकल्प करेक्ट है केवल उसी को भरने हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो स्वच्छता है वो चीज़ आपको रखनी है OMR शीट के अंदर, क्योंकि ये कंप्यूटराइज होता है। इनको जो है टीचर्स लोग नहीं चेक करते हैं, कंप्यूटर चेक करते हैं। तो कंप्यूटर चेक करेगा तो उसके आधार पे जो चीज़ें अगर मिस्टेक वाइज हैं तो उन्हें मिस्टेक ही कर देता है। तो आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और कौन से पेन से आप गोला करेंगे, आप चाहें तो ब्लू अथवा ब्लैक पेन का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से गोला करने के लिए। पेंसिल का प्रयोग आपको नहीं करना है। तो ये कुछ आपकी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको OMR भरने की विधियाँ हैं। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन थे। अब यहाँ से पर्यावरण अध्ययन का जो पेपर है स्टार्ट होगा 1 से लेकर के 100 तक। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द किसने दिया है? 4 ऑप्शन थे, G.J. मेंडल ने, या C.J. डार्विन ने, A.G. टेंसले ने, अथवा P.N. लैमार्क ने। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है E.J. टेंसले ने। बेसिकली पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब है इकोसिस्टम की जो जंतुएं एवं अन्य पदार्थ हैं उनका जो इकोसिस्टम है किस तरीके से चल रहा है उसे किसने दिया था, ठीक है। तो G.S.G. टेंसले ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक कौन है उसे आपको बताना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है M.S. स्वामीनाथन, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग जो हैं ये इनके उपलक्ष्य में हरित क्रांति को शुरू की गई थी, लेकिन S.M. स्वामीनाथन को माना जाता है हरित क्रांति का जनक। अगर आप इसे विकिपीडिया पर सर्च करेंगे तो नॉर्मन बोरलॉग जो ये वाला सेकंड ऑप्शन है इसे करेक्ट दिखाएगा, लेकिन आपको थर्ड वाला ऑप्शन जो है करेक्ट करना है। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन था, कांग्रेस वीड किसे कहते हैं? तो जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है? मतलब कि डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है? पहला ऑप्शन है कृषि भूमि में, परती भूमि में, गार्डन में, वेटलैंड में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कृषि में होगा। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब है नाइट्रोजन तथा अन्य जो पोषक तत्व हैं भूमि में किस तरीके से डाले जाएं, ठीक है। तो वो बेसिकली कृषि के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा प्राथमिक उत्पादक है? प्राथमिक उत्पादक का मतलब कि जिनसे सभी जीवित चीज़ें जिन पे आधारित हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन भी दिए गए थे, खरगोश, गाय, हरे पौधे, बैल, ठीक है। तो इनमें से आपको बताना था। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है हरे पौधे की, ठीक है। तो 5वां का आंसर होगा 3। अगर आपको इन सभी क्वेश्चन की आंसर शीट चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका PDF भी मिल जाएगा, साथ में इसकी आंसर शीट भी मिल जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 6वां। इसमें कहा गया है, रेडियोधर्मी से अति प्रभावित शहर कौन सा है? ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं, टोक्यो, नागासाकी, मेलबर्न, शंघाई। तो जो सबसे प्रभावित शहर था वो था नागासाकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, जैविक एवं अजैविक 2 घटक किसके हैं, ठीक है। जैविक एवं अजैविक 2 घटक किसके हैं? पहला ऑप्शन है पादप समुदाय के, दूसरा है पर्यावरण विज्ञान के, तीसरा है पारिस्थितिकी तंत्र के, चौथा है मृदा के। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मृदा होगा, ठीक है। जैविक एवं अजैविक 2 घटक हैं, मिट्टी के हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, पीडोजेनेसिस किससे संबंधित है, ठीक है। तो जो पीडोजेनेसिस होता है वो आपकी मृदा से संबंधित होता है, मृदा के उत्पादन से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 9वां पूछा गया था, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमें कौन बचाता है? तो बेसिकली जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उनसे हमें ओजोन परत बचाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 9वें का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 10वां यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें कहा गया है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? पशुपालन से, कुटीर उद्योग से, जंगलीकरण से, अथवा फसलीकरण से। तो बेसिकली हरित क्रांति का मतलब है फसलों के उत्पादन से, फसलों से, ठीक है। तो ये आपका 4th ऑप्शन सही है 10वें का। क्वेश्चन नंबर 11वें की तरफ बढ़ें तो 11वें में आपको पूछा गया था, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? बेसिकली नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए थे, बेंगलोर, दिल्ली, नागपुर, भुवनेश्वर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट है।
उसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देख सकते हैं, सुंदरवन बायोस्फीयर रिसर्च, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है। ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, तीसरा नागालैंड, चौथा हिमाचल प्रदेश। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया था साइलेंट वैली किस राज्य में है, साइलेंट वैली किस राज्य में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है केरल। ठीक है, साइलेंट वैली आपके केरल राज्य में है। अगला क्वेश्चन है कि झीलों का शहर किसे कहा जाता है, मतलब कि द सिटी ऑफ लेक्स इज़ कॉल्ड, मतलब कौन सा शहर है जिसे झीलों का शहर कहा जाता है। तो अगर आप उदयपुर गए होंगे तो उदयपुर को ही झीलों का सिटी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। तो बेसिकली आप ऑप्शन मत याद कीजिए, ऑप्शन याद करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। जो इसके आंसर हैं उन्हें आप याद कीजिए। झीलों का शहर किसे कहा जाता है, तो उदयपुर को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम पढ़ें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे कब मनाया जाता है। इसका इंग्लिश भी आप इस साइड में देख सकते हैं, व्हाट डे इज़ अर्थ डे सेलिब्रेटेड। ऑप्शन आपके 4th दिए गए थे, 22 अप्रैल, 22 जुलाई, 22 मई, 22 जून। इसका करेक्ट आंसर है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16 है और क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है बायो रेमेडिएशन का क्या अभिप्राय है। इसकी इंग्लिश आप यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाट डज बायो रेमेडिएशन मीन्स। और इसके 4 ऑप्शन है, जनसंख्या विस्फोटक पर नियंत्रण के लिए, सूक्ष्म जीवों पर प्रदूषण कम करना, सघन पेड़ पौधे लगाकर प्रदूषण कम करना, रसायनों द्वारा प्रदूषण कम करना। तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर है सघन पेड़ पौधे लगाकर प्रदूषण को कम करना। मतलब कि जो बायो रेमेडिएशन होता है, अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, उनको कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, अधिक मात्रा में पेड़ लगा करके इन्हें कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है पेड़ पौधे लगाकर। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था पराबैंगनी किरणों से खतरा है, मतलब कि पराबैंगनी किरणों से किस किस चीज़ों पर खतरा है। तो बेसिकली पराबैंगनी किरणों से जो पहला ऑप्शन है पूछा गया है श्वास रोग, हृदय रोग, त्वचा रोग, उपरोक्त सभी। तो जो पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं जो ओजोन परत से छन करके आती हैं। ठीक है, अगर ओजोन परत नष्ट हो जाए तो अल्ट्रावायलेट किरणें काफ़ी अधिक मात्रा में आएंगी और पृथ्वी पे डायरेक्ट पड़ेंगी, जिनसे ये सब जो रोग हैं बहुत अधिक मात्रा में होंगे। तो पराबैंगनी किरणों से सबसे अधिक खतरा इन सभी पे है, श्वास रोग, हृदय रोग, त्वचा रोग। ठीक है, मतलब कि जितने टाइप के रोग हैं सब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 17 है पराबैंगनी किरणों से खतरा किससे है, पराबैंगनी किरणों से। क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं पराबैंगनी किरणों से खतरा है, मतलब कि पराबैंगनी किरणों से किससे किससे खतरा है, कौन कौन से रोग। तो श्वास रोग, हृदय रोग, त्वचा रोग, उपरोक्त सभी। बेसिकली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो ओजोन परत से छन करके आती हैं, इसलिए थोड़ा कम खतरा है। लेकिन जब पराबैंगनी किरणें डायरेक्टली पृथ्वी पे पड़ेंगी, सरफेस पे, पृथ्वी के सरफेस पे, तो बहुत अधिक मात्रा में ये सब रोग उत्पन्न होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है, मतलब कि पराबैंगनी किरणों से श्वास रोग भी होगा, हृदय रोग भी होगा, त्वचा रोग भी होगा। तो अगर पराबैंगनी किरणों को कम करना है तो हमें अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ का उत्पादन करना होगा, अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाने होंगे, तो पराबैंगनी किरणों को कम किया जा सकता है, नहीं तो पृथ्वी का विनाश निश्चित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगले क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कहा गया है फ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया जाता है, किस में किया जाता है वही बताना है। पहला ऑप्शन है एयर कंडीशनर, दूसरा फ्रिज, उपरोक्त दोनों, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त किसी में भी नहीं। बेसिकली जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है इसका उपयोग एयर कंडीशनर और फ्रिज में किया जा सकता है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है उपरोक्त दोनों में। ठीक है, अगर आपको बता दें कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होते हैं तो बेसिकली ये वायुमंडल में विलीन हो जाने वाली गैसें हैं, लेकिन इनसे भी वायुमंडल प्रभावित होता है। ठीक है,
तो इसको बचाने के लिए, वायुमंडल को प्रदूषण से बचाने के लिए फ्लोरोकार्बन नामक गैसों का उपयोग किया जा सकता है एयर कंडीशनर में और फ्रिज में, जिनसे ये वायुमंडल में विलीन हो जाती हैं। अर्थात अगर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह किसी अन्य गैसों का उपयोग किया जाए, जो कि पहले किया जाता था, तो उसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पे पड़ता था और हीटिंग की समस्या देखने को मिलती थी। आज भी है हीटिंग की समस्या, यानी कि इन केमिकल्स का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कहा गया है एक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितने खाद्य स्तर होते हैं। तो ऑप्शन आपके दिए गए थे 2, 3, 4, 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 4। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया था MPN कहते हैं, किसे कहते हैं। आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन थे, मोस्ट पॉपुलेटेड नंबर, मोस्ट प्रोबेबल नंबर, मैक्सिमम पॉपुलेशन नंबर, मोस्ट प्रिफरेंशियल नंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल नंबर। ठीक, अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है BOD कहते हैं। ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं, इनका जो करेक्ट आंसर है वो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, BOD का फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़े हैं तो क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि 22 में कहा गया है एल्गल ब्लूम किससे संबंधित है। ये आपके वातावरण से संबंधित है। तो इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं तो अगला क्वेश्चन है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस जो है वो मनाया जाता है 22 मई को। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं तो क्वेश्चन नंबर 24, इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। करेक्ट आंसर इसका है नाइट्रोजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़े हैं तो क्वेश्चन नंबर 25 में है लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक हैं। लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक किसके होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वायु प्रदूषण के। ठीक है, वायु प्रदूषण के। 26 क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो इसमें कहा गया है भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषण कौन है। इसका करेक्ट आंसर था आर्सेनिक। 27 क्वेश्चन में कहा गया है लेड सीसा के प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। तो इसका उदाहरण, इसका आंसर है ऑटोमोबाइल्स। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है नंदन कानन उपस्थित है कहाँ पे। तो ये जो है वो है उड़ीसा में। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 था। इन सभी क्वेश्चन की PDF आपको मिल जाएगी, इनका आंसर शीट भी आपको मिल जाएगा, तो उसकी आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नदियों का प्रदूषण बढ़ता है। इसका आंसर था दूध उद्योग से। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें कहा गया है ग्लोबल वार्मिंग किससे संबंधित है। ग्लोबल वार्मिंग इज रिलेटेड, तो इसका आंसर है ओजोन लेयर के क्षरण से। ओजोन लेयर के क्षरण से, यानी कि डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ें तो कैटरीना क्या है। कैटरीना क्या है, व्हाट इज़ कैटरीना। तो जो कैटरीना है वो है रोम की राजकुमारी। क्वेश्चन नंबर 32, फ्लाई एश के मुख्य स्रोत हैं, यानी कि द मेन सोर्सेस ऑफ फ्लाई एश लकड़ी जलने की भट्ठी। इसका आंसर करेक्ट होगा लकड़ी जलने की भट्ठी। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें कहा गया है चिल्का झील उपस्थित है, यानी कि चिल्का झील इज प्रेजेंट। चिल्का झील कहाँ उपस्थित है, ये आपके उड़ीसा में उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अक्षय रिन्यूएबल स्रोत है। कोयला। कोयला को माना जाता है कि अच्छा ऊर्जा का रिन्यूएबल सोर्स है। क्वेश्चन नंबर 35, भूमंडलीय तापन का कारण है। द काजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज CO2 की वृद्धि। इसका आंसर है CO2 की वृद्धि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, संपूर्ण पृथ्वी का जल से ढका भाग है। द एंटायर अर्थ कवर्ड विथ वाटर, मतलब कि पृथ्वी का कितना भाग पानी से ढका हुआ है। करेक्ट आंसर है 73%।
अगला क्वेश्चन, कौन सा वृक्ष रात में ऑक्सीजन छोड़ता है? विच ट्री रिलीज ऑक्सीजन एट नाइट? ऑप्शन यहाँ पे 4 दिए गए हैं। करेक्ट आंसर है नीम। ठीक है, नीम ऐसा पौधा है जो रात में ऑक्सीजन छोड़ता है। पीपल भी रात में ऑक्सीजन छोड़ता है 24 आवर्स। ठीक है, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो नीम होगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण क्षरण का प्रमुख कारक है, यानी कि द मेन काजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडिएशन इज, ये इसका करेक्ट आंसर होगा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी जनसंख्या विस्फोट। क्वेश्चन नंबर 39, भोपाल गैस त्रासदी का कारण था। भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज द रिलेशन, मतलब भोपाल गैस जो है किससे संबंधित है। यहाँ पे आपके कई ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मिथाइल आइसोसाइनेट। क्वेश्चन नंबर 40, वर्मी कंपोस्ट संबंधित है। वर्मी कंपोस्ट इज रिलेटेड जल उर्वरकता, मृदा उर्वरकता, शिला उर्वरकता, रेत उर्वरकता। इसका करेक्ट आंसर होगा मृदा उर्वरकता से। क्वेश्चन नंबर 41, स्माग बनता है, स्माग बिकम्स। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इंग्लिश में आप इधर देख सकते हैं, हिंदी में मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पहला ऑप्शन है धूल के कण एवं कुहरे से, दूसरा है धूल एवं कुहरे से, तीसरा है पराग एवं कुहरे से, चौथा है रासायनिक पदार्थ एवं कुहासा से। इसका करेक्ट आंसर है धुएं एवं कोहरे से। क्वेश्चन नंबर 42, ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित होता है, इज इफ्लेक्टेड बाय नॉइस पोल्यूशन, मतलब कौन सा अंग है अथवा क्या है जो ध्वनि प्रदूषण से काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित होता है। इसका करेक्ट आंसर है कान के सुनने की क्षमता, मतलब कि अगर लाउडनेस ज़्यादा है तो सुनने की क्षमता पे ज़्यादा असर पड़ता है। इसका करेक्ट आंसर होगा कान से सुनने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 43, वन महोत्सव मनाने की तारीख है, द डेट ऑफ सेलिब्रेट द फॉरेस्ट फेस्टिवल, मतलब कौन सा दिनांक है जिस दिन वन महोत्सव मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 16 जुलाई। अगला क्वेश्चन नंबर 44, मीना माटा बीमारी होती है, मीना माटा इज डिजीज़। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पीने वाले जल में मानव कार्बनिक त्याज्य पदार्थ डालने से मीना माटा बीमारी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, एनर्जी प्लांटेशन है, एनर्जी प्लांटेशन इज। इसका करेक्ट आंसर होगा बायोडीजल वाले पौधे लगाना। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 46, इसमें कहा गया है ऊसर भूमि में किस तत्व की अधिकता होती है, विच एलिमेंट इज़ मोर इन बैरेन लैंड, मतलब कि ऊसर भूमि में किस तत्व की अधिकता होती है। करेक्ट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड, इसका फार्मूला होता है NaCl। क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से कौन निर्माता प्रोड्यूसर है, विच इज़ द प्रोड्यूसर। ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, पालतू जानवर, मनुष्य, पौधे, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है पौधे प्रोड्यूसर निर्माता हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, एगमार्क का संबंध किससे है, एगमार्क इज कंसर्न्ड। ऑप्शन यहाँ पे 4 दिए गए हैं, गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से, उत्पादन से। यह जीके का क्वेश्चन होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एगमार्क जो होता है जिस प्रोडक्ट पे लग जाए, मतलब कि वो उसकी क्वालिटी को बताता है। ठीक है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है गुणवत्ता से, क्वालिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 49, इसमें कहा गया है आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, मतलब आर्सेनिक द्वारा जल का प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ पे होता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु। सबसे अधिक होता है बिहार में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, द मेजर रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर दैट इज़ क्लोज टू ग्राउंड सरफेस। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल। इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फियर, ट्रेपोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर। इसका करेक्ट आंसर है ट्रेपोस्फियर, यानी कि क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 51,
पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। इंग्लिश में द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम इज। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एटीपी, डीएनए, सूर्य का प्रकाश, आरएनए। इंग्लिश में भी वही चीज़ है, एटीपी, डीएनए, सनलाइट, आरएनए। इसका करेक्ट आंसर है सनलाइट। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य का प्रकाश है। क्वेश्चन नंबर 52। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। सरिस्का नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट वेस्ट बंगाल, गुजरात, राजस्थान, असम। पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, असम। करेक्ट आंसर इसका होगा राजस्थान। मतलब कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। अगर आप कभी राजस्थान जाइएगा तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान को जरूर से विजिट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 53। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज कॉल्ड। इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस, सेकेंड पॉइंट है फर्मिनेशन, थर्ड पॉइंट है डिस्टिलेशन, फोर्थ पॉइंट है स्टेरिलेशन। ठीक है। हिंदी में प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, आसवन, स्टेरिलाइजेशन। इसका करेक्ट आंसर होगा किण्वन, और इंग्लिश में इसे कहेंगे फर्मेंटेशन। ठीक है, किण्वन। क्वेश्चन नंबर 54। ध्रुव तारा कहा जाता है विच इज कॉल्ड द पोल स्टार। इंग्लिश में इसके ऑप्शन है नॉर्थ स्टार, साउथ स्टार, वेस्ट स्टार, ईस्ट स्टार। हिंदी में इसके ऑप्शन है उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पश्चिमी तारे को, पूर्वी तारे को। करेक्ट आंसर होगा इसका उत्तरी तारे को, क्योंकि जो ध्रुव तारा होते हैं उत्तर दिशा में दिखाई देते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, इन्हें सेप्टेरिसी स्टार भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्चड इन इंडिया इन द ईयर। आपको बता दें कि जो प्रोजेक्ट टाइगर था इसके अंतर्गत टाइगर्स की सेफ्टी बनाई गई थी और ये 1981 में आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 56। मकर रेखा है, कैप्रिकॉर्न इज। इसका ऑप्शन दिया गया है 23 सही 1/2 अंश, 23 सही 1/2 अंश नॉर्थ, 23 सही 1/2 अंश साउथ, 23 सही 1/2 अंश ईस्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा 23 सही 1/2 अंश साउथ। अगला क्वेश्चन, गिर शेर प्रोजेक्ट अवस्थित है। गिर लायन प्रोजेक्ट इज लोकेटेड उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर है इसका गुजरात। क्वेश्चन नंबर 58। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है। ऑप्शन है नागरीकरण, औद्योगिकीकरण, विश्व के तापमान में वृद्धि, अम्लीय वर्षा। इंग्लिश में द मेन कॉजेज ऑफ वाटर क्राइसिस इन द वर्ल्ड इज urbanization, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वर्ल्ड टेम्परेचर राइज, एसिड रेन। इसका करेक्ट आंसर होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन, और हिंदी में इसे औद्योगिकरण कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 59। चलो, क्वेश्चन नंबर 59। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? ऑप्शन है पिलानी, उदयपुर, आगरा, दिल्ली। करेक्ट आंसर इसका होगा पिलानी। इंग्लिश में आप इधर देख सकते हैं, वेयर इज़ द फर्स्ट बायोगैस प्लांट इन इंडिया इंस्टॉल्ड। पिलानी, जयपुर, आगरा, दिल्ली। करेक्ट आंसर है इसका पिलानी। पिलानी में प्रथम बायोगैस संयंत्र स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 60। डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है? ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तापमान, वायु दाब। और इसका आंसर होगा करेक्ट ध्वनि। ध्वनि को मापा जाता है डेसिबल में, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है स्मॉल डी और स्मॉल बी। ठीक है, इंग्लिश में आप इसे देख सकते हैं यहाँ पे, डेसिबल इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? एयर पॉल्यूशन, साउंड, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साउंड। अगला क्वेश्चन नंबर 68। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है। ऑप्शन है सूर्य से दूरी पर, घनत्व पर, पृष्ठीय तनाव पर, वायुमंडल की आर्द्रता पर। इंग्लिश में आप इसे देख सकते हैं, द कलर ऑफ ए प्लैनेट डिपेंड्स। मतलब कि जो एक नक्षत्र का रंग है किस पर निर्भर करता है?
डिस्टेंस फ्रॉम द सन, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। करेक्ट आंसर है इसका सरफेस टेंशन, हिंदी में इसे पृष्ठ तनाव कहा जाता है। मतलब कि एक नक्षत्र का जो रंग है कब कैसा होगा वो उसके पृष्ठीय तनाव पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 62, ताजमहल को खतरा है, मतलब कि ताजमहल को किससे खतरा है उसके बारे में आपको बताना है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शहरी वायु प्रदूषकों से, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से, मथुरा तेल शोधक संयंत्र से, आगरा के लघु उद्योग से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से। इंग्लिश में आप इसे देखना चाहें तो इधर की साइड में आप देख सकते हैं। ताजमहल इज अफेक्टेड बाय urban एयर pollutants, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, मथुरा ऑयल रिफाइनरीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑफ आगरा। करेक्ट आंसर इसका होगा urban एयर पॉल्यूटेंट्स, मतलब शहरी वायु प्रदूषकों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 63, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडियो एक्टिव प्रदूषण किस में मापा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं डिग्री, क्यूरी, माइक्रॉन, नैनोग्राम। इंग्लिश में यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन इज़ मेजर्ड बाय डिग्री, क्यूरी, माइक्रॉन, नैनोग्राम। करेक्ट आंसर इसका होगा क्यूरी, मतलब क्यूरी में रेडियो एक्टिव प्रदूषण को मापा जाता है, CURI। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, इसमें देख सकते हैं कहा गया है निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, मीथेन। मतलब कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका आंसर होगा मीथेन। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है और यह जो गैस है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसका इंग्लिश में आप इधर देख सकते हैं इस साइड में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, मीथेन। करेक्ट आंसर है इसका मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, यहाँ पे आप इधर हिंदी में देख सकते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ऑप्शन दिए गए हैं गोबर, लकड़ी, प्लास्टिक, शैवाल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्लास्टिक। इंग्लिश में आप इस साइड में देख सकते हैं विच वन इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऑप्शन है डंग, वुड, प्लास्टिक, एल्गी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है प्लास्टिक। इसका करेक्ट आंसर है प्लास्टिक, क्वेश्चन नंबर 65 का। क्वेश्चन नंबर 66, यहाँ पे आप हिंदी में देख सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र का संचालन होता है। ऑप्शन दिए गए हैं पदार्थ के चक्रमण से, ऊर्जा के एकल प्रवाह से, जल के चक्रमण से, ऊर्जा के प्रवाह एवं भोज्य पदार्थों के चक्रमण से। इंग्लिश में आप इधर देख सकते हैं, इंग्लिश में इस साइड में देख सकते हैं आप इकोसिस्टम ऑपरेटेड्स, साइक्लिंग ऑफ मैटर, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, साइक्लिंग ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ मैटर। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है और इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ मैटर, यानी कि ऊर्जा के प्रवाह एवं पदार्थ के चक्रमण से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो ये है क्वेश्चन नंबर 67 और इसमें कहा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सुंदरवन बहुगुणा जाने जाते हैं। सुंदरवन बहुगुणा जाने जाते हैं, मतलब कि सुंदरवन बहुगुणा इज़ नोन एज। यहाँ पे इसके ऑप्शन इंग्लिश में देख सकते हैं केमिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट। और यहाँ पे इसके हिंदी में ऑप्शन है रसायन शास्त्री, जैव तकनीकविद, वनस्पति शास्त्री, पर्यावरणविद। इसका जो करेक्ट आंसर होगा एनवायरमेंटलिस्ट। ठीक है, जो सुंदर लाल बहुगुणा हैं इन्होंने जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें जो पेड़ों की कटाई है उनको रोकने के लिए एक नारा दिया था, जो नारा था लकड़ी पानी और बयार ये हैं जंगल के उपहार। तो बेसिकली ये सुंदर लाल बहुगुणा का ही नारा था और इन्होंने लोगों को जागृत करने का प्रयास किया था कि हमें पेड़ों को बचाना चाहिए। तो उनके इस स्लोगन के कारण जो वहाँ के रहने वाले निवासी थे वो पेड़ों से चिपक करके पेड़ों को काटने का विरोध किए थे। ठीक है, तो इसे पर्यावरण के अंतर्गत लिया जाता है, यानी कि
इन्वायरमेंटलिस्टिक, ठीक है, यानी कि पर्यावरणविद। ठीक है, समझ पाए होंगे सुंदरलाल बहुगुणा वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, यहाँ पे देख सकते हैं सर्वाधिक टिकाऊ पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन दिए गए हैं घास का मैदान, पर्वत, जंगल, महासागर। इंग्लिश में आप इस साइड में देख सकते हैं इसी क्वेश्चन को, द मोस्ट सस्टेनेबल इकोसिस्टम इज ग्रासलैंड, माउंटेन, फॉरेस्ट, ओशियन। इसका करेक्ट आंसर होगा माउंटेन, यानी कि पर्वत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 69, ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऑप्शन दिए गए हैं सदैव सीधा, सदैव उल्टा, उल्टा एवं सीधा दोनों, इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में आप इस साइड में देख सकते हैं द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपर राइट, ऑलवेज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड एंड अपर राइट बोथ, नन ऑफ ए अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑलवेज अपर राइट, यानी कि सदैव सीधा ऊर्जा का पिरामिड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, यहाँ पे हिंदी में आप देखेंगे पहले, ऊर्जा स्रोत वातावरण को प्रदूषित नहीं करता है। मतलब कि ऊर्जा स्रोत वातावरण है, इनमें से किसको प्रदूषित नहीं करता है, या कौन ऐसा उपकरण है जो ऊर्जा स्रोत को प्रदूषित नहीं करता है। पहला है कोयले का दहन, दूसरा है सौर ऊर्जा, तीसरा है लकड़ी का दहन, चौथा है नाभिकीय ऊर्जा। तो कोयले का दहन से धुआं निकलता है, तो ये वातावरण को प्रदूषित करता है, और लकड़ी का दहन से भी धुआं निकलता है, ये भी वातावरण को प्रदूषित करता है। नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर फ्यूज़न जिसे कहा जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के विस्फोट के कारण होता है। इसके कारण भी अधिक मात्रा में भूमि को और वातावरण को नुकसान पहुंचता है। तो जो सबसे अच्छा इसका उदाहरण है ऊर्जा स्रोत को प्रदूषित नहीं करने वाला, वो है सौर ऊर्जा। और अगर फ्यूचर में वातावरण को ज़्यादा अच्छे से इसको यूटिलाइज़ करना है अथवा वातावरण को प्रदूषित होने से बचाना है, तो हमें सौर ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, लकड़ी का हमें कम से कम उपयोग करना चाहिए। ठीक है, एलपीजी का भी आप उपयोग कर सकते हैं। एलपीजी जो है मार्स गैस यानी मीथेन, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है। ठीक है, तो ये आपके वातावरण को सुरक्षा प्रदान करती है। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो एसी हैं और जो फ्रिज हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार हैं। तो हमें अधिक से अधिक इनका उपयोग नहीं करना चाहिए और इन पर रोक लगानी चाहिए, अथवा इनमें जो गैसें उपयोग होती हैं, हमने आपको बताया शुरू में क्लोरोफ्लोरो करके, तो उन गैसों की जगह पे हमें कुछ अन्य गैसों का प्रयोग करना चाहिए जो ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित न करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर होगा सौर ऊर्जा। और क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन दिए गए हैं कावेरी नदी, गंगा नदी, नर्मदा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। इंग्लिश में विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो है इनमें से सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, यहाँ पे देख सकते हैं हाईलाइट करके भी हम आपको दिखा दे रहे हैं, सर्वाधिक भूकंप वाला देश कौन सा है। मतलब वह कौन सा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा भूकंप आता है। ऑप्शन दिए गए हैं श्रीलंका, जापान, भारत, इंडोनेशिया। इसका करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया, और इसके बाद से जापान आता है। ये दोनों जो देश हैं, इनमें जो रहने वाले लोग होते हैं, उनके जो घर होते हैं बेसिकली उतने हाइब्रिड तरह के नहीं होते हैं। ये कुछ उसी पे बेस्ड बनाए जाते हैं, ठीक है, कि जब भूकंप आए तो उन्हें ज़्यादा क्षति न हो। ठीक, तो इंडोनेशिया को सबसे ज़्यादा भूकंप वाला देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भूमंडलीय तापन क्या है। मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग इज, इसके ऑप्शन है तापमान में कमी, तापमान में वृद्धि, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है राइज ऑफ टेम्परेचर, यानी तापमान में वृद्धि। ग्लोबल वार्मिंग इसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो मुख्य कारण है वो है तापमान में वृद्धि, और तापमान में वृद्धि का जो मुख्य कारण है वो है प्रदूषण। ठीक है, प्रदूषण को कम किया जाएगा तो तापमान में वृद्धि को भी कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, और इसमें कहा गया है किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। इंग्लिश में विच कंट्री रिसीव द मोस्ट एसिडिक रेन। मतलब कौन सा देश है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा का मतलब पीएच मान जो है 7 से कम होने का पानी का। ठीक है, इसका ऑप्शन है नॉर्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, चीन। करेक्ट आंसर है इसका चीन। चीन ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा होती है, और जहाँ पे ये अम्लीय वर्षा होती है वहाँ पे स्किन रोग काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75,
ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, मतलब कि द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज़ मैक्सिमम। वो कौन सा पदार्थ है जिसमें ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है? ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, वायु में, इस्पात में, जल में, निर्वात में। मतलब कि हवा में, लोहे में, जल में अथवा निर्वात में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, इंग्लिश में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, इन स्टील। ठीक है, इस्पात यानी कि स्टील, यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। स्टील में जो है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, मतलब ध्वनि की साउंड जो है स्टील में अधिक सुनाई देती है। क्वेश्चन नंबर 76, ओजोन परत प्रभावित होती है, मतलब कि ओजोन लेयर इज़ अफेक्टेड बाय, ओजोन लेयर किससे प्रभावित होती है? ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, देख सकते हैं। वाहनों की संख्या द्वारा, उद्योगों की अधिक संख्या द्वारा, सुपर सैनिक जेट विमानों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दीज। ओजोन परत इनमें से किसी से नहीं प्रभावित होती है। ठीक है, ओजोन परत प्रदूषण से प्रभावित होती है, या ओजोन परत जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो गैसें होती हैं उनसे प्रभावित होती है, जो वायुमंडल में विलीन ना हो पाती हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड और इस तरीके की गैस है। क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ पे देख सकते हैं, पर्यावरण के जैविक कारक हैं। ऑप्शन है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, उपरोक्त सभी। तो जो ये सभी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, यानी कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, ये सभी जो हैं आपके पर्यावरण के जैविक घटक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ पे आप देख सकते हैं, और साथ में इसका विकल्प भी है। अपघटनकर्ता है, इंग्लिश में डिकम्पोजर आर पशु, जीवाणु, कवक, जीवाणु तथा कवक दोनों। तो ये जो इसका आंसर है अपघटनकर्ता का, वो इसका करेक्ट आंसर है जीवाणु व कवक दोनों। क्वेश्चन नंबर 79 यहाँ पे आप देख सकते हैं, और साथ में इसके ऑप्शन भी देख सकते हैं। निम्न में कौन पर्यावरण के अजैविक कारक नहीं हैं? जल, हवा, पौधे, भूमि। करेक्ट आंसर इसका होगा पौधे। क्वेश्चन नंबर 80 में कहा गया है, ध्वनि प्रदूषण से होने वाली समस्या है, मतलब कि ध्वनि प्रदूषण होगा तो कौन सी समस्या होगी? पहला ऑप्शन है डायरिया, दूसरा कालरा, तीसरा ट्यूबरक्यूलोसिस और फोर्थ वाला ऑप्शन है बहरापन। तो आपको शुरू में ही इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके पूछा गया था कि ध्वनि प्रदूषण से क्या होगा, तो कान की समस्या होगी। तो मतलब कि आपको जो सुनने की समस्या है, जिसे बहरापन कहते हैं, वो चीज़ आ जाएगी। जो आजकल के डीजे बजाए जाते हैं काफ़ी ज़्यादा लाउड नॉइस करके, और जो उनमें बेस होती है, झनकार होती है, और काफ़ी ज़्यादा उनको लाउड करके बजाया जाता है, तो वो सब ध्वनि प्रदूषण करने के ही एक यंत्र है। ठीक है, मीडियम वॉल्यूम में बजाएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही उसके वॉल्यूम को इंक्रीज़ किया जाएगा तो जो बहरापन है, इस तरीके की बीमारियाँ देखने को मिलेंगी। साथ में जो वाहन होते हैं, ट्रैफिक होते हैं, उनमें जो हॉर्न लगे होते हैं, उनसे भी ध्वनि प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 81 में आप देख सकते हैं क्या गया है। 81 में कहा गया है, निम्न में से किसे गैसीय प्रदूषकों को नियंत्रण करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है अरेस्टर, भस्मीकरण, अवशोषण, उपरोक्त सभी। इंग्लिश में आप इसी इधर की साइड में देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड टू कंट्रोल द एयर पॉल्यूएंट्स? एड्सॉर्बर, इंसिनेरेटर, एब्जॉर्बर, ऑल ऑफ एबव। मतलब कि ये जो सभी हैं, अरेस्टर, भस्मीकरण, अवशोषण, ये सभी जो है गैसीय प्रदूषण को कम करने के उपाय हैं। मतलब कि कोई पदार्थ है, उसे सड़ा दिया जाए अथवा भस्म कर दिया जाए, या किसी पदार्थ में उसे मिला दिया जाए और वो उसमें विलीन हो जाए, तो इससे प्रदूषण को थोड़ा कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 82, इसमें कहा गया है, उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग यानी कि BOD क्या इंगित करता है? ऑप्शन है माइक्रोबियल प्रदूषण का उच्च स्तर, अगला ऑप्शन है माइक्रोबियल प्रदूषण का निम्न स्तर, माइक्रोबियल प्रदूषण का अभाव, पूरी तरह से शुद्ध पानी। करेक्ट आंसर इसका होगा माइक्रोबियल प्रदूषण का उच्च स्तर, यानी कि हाई लेवल ऑफ माइक्रोबियल पॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पे आप देख सकते हैं, महासागर में कौन सा लवण सर्वाधिक पाया जाता है? ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सोडियम क्लोराइड। इंग्लिश में आप यहाँ पे देख सकते हैं, विच सॉल्ट इज़ फाउंड मोस्ट इन द ओशियन। मतलब कि कौन सा लवण है जो सागरों में अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, नमक का सूत्र होता है ये। ठीक है,
तो साल्ट पूछ ही दिया है, तो कहाँ उस सागर में क्या पाया जाता है, साल्ट ही तो पाया जाता है। और साल्ट का सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें कहा गया है बंदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर किस राज्य में है, यानी कि इन विच स्टेट द बंदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात। इसका करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक, यानी कि कर्नाटक ऐसा राज्य है जहाँ पे बंदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ पे आप देख सकते हैं। भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। ऑप्शन दिए गए हैं काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मृदा, जलोढ़ मिट्टी। इंग्लिश में मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स एकदम इंग्लिश वाले हैं उन्हें भी जानकारी होती रहे। विच इज़ द मोस्ट विच इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन इंडिया। ठीक है। ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटराइट सॉइल, एलुवियल सॉइल, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एलुवियल सॉइल, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है इसे। अगला क्वेश्चन नंबर 86। इसमें कहा गया है वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। इंग्लिश में विच इज़ द कोल्डेस्ट लेयर इन द एटमॉस्फेयर। और इसके ऑप्शन है इंग्लिश में ट्रेपोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर, थर्मोस्फियर। हिंदी में इसके ऑप्शन है क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, तापमंडल। यानी कि वायुमंडल में जो सबसे ठंडी परत है कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर है क्षोभ मंडल, यानी कि ट्रेपोस्फियर। क्वेश्चन नंबर 87। इसमें कहा गया है अस्थायी कठोर जल में घुले होते हैं। अस्थायी जो कठोर जल होता है उसमें कौन सा यौगिक घुला होता है। ऑप्शन दिया गया है बेरियम सल्फेट, मैग्नीशियम व कैल्शियम के बाइकार्बोनेट। और अगला ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट। अगला ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं टेम्परेरी हार्ड वाटर कंटेंट्स, यानी टेम्परेरी अस्थायी जो कठोर जल होता है उसमें कौन सा यौगिक घुला होता है। तो जो इसका आंसर है वो है बेरियम सल्फेट। ठीक है। यही घुला होता है कठोर जल में। और गाइस आपको बता दें कि एक और जल होता है भारी जल। ठीक है। हार्ड वाटर जिसे कहा जाता है वही चीज़ है। इसका सूत्र होता है D2O, ड्यूटेरियम डाई ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन नंबर 88। इसमें कहा गया है वाहनों से निष्कासित गैसों में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है। मतलब जो वाहन होते हैं सड़कों पर चलते हैं उनमें जो सबसे अधिक मात्रा में निकलने वाली गैस है कौन सी होती है। ऑप्शन दिया गया है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन। इंग्लिश में इस क्वेश्चन को भी मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। हु इज़ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ गैस रिलीज्ड फ्रॉम द व्हीकल्स। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स। इसका करेक्ट आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड और फार्मूला होता है SO2। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सफ़ेद धुआं को कहते हैं और ये जो है कच्चे पदार्थों को जलाने से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 89। निम्न में कायांतरित चट्टान का उदाहरण है, यानी कि द फॉलोइंग ऑफ एन एग्जाम्पल इज मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है। तो इसका आंसर है संगमरमर। संगमरमर को कायांतरित चट्टान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 90। भारत में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण कानून कब बना। तो इसके ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं आप 1971, 1974, 1984, 1988। इंग्लिश में आपको पढ़ के सुना देते हैं इस क्वेश्चन को। व्हेन डिड वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल लॉ बिकम इन। मतलब कि भारत में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण कानून कब बना, तो 1974 में बनाया गया था। करेक्ट आंसर जो है इसका 1974 होगा। क्वेश्चन नंबर 91। ब्लैक फुट नामक बीमारी का कारण है। मतलब ब्लैक फुट जो बीमारी है उसका मुख्य कारण कौन सा है। सोडियम, आर्सेनिक, यूरेनियम, कैडमियम। इंग्लिश में व्हाट काजेज ब्लैक फुट डिजीज। एंड सेम क्वेश्चन के इसके आंसर भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो ब्लैक फुट नामक बीमारी का जो मुख्य कारण है वो है आर्सेनिक। ठीक है। आर्सेनिक इंग्लिश में भी यहीं पे है। क्वेश्चन नंबर 92। इसमें कहा गया है बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है। ऑप्शन है देवदार, जेट्रोफा, सागवन, यूकोलिप्टस। मतलब कि बायोडीजल है वो किससे तैयार किया जाता है, उस पौधे का नाम बताइए। तो जेट्रोफा नाम का एक पौधा होता है जिससे बायोडीजल बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93। इसमें कहा गया है निम्न में से इसको हाईलाइट करके यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, देखिएगा। ओके। निम्न में से
किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है नीम, एजोला, पोटेशियम, यूरिया। इंग्लिश में भी आपको पढ़ के सुना देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्यूअर? इसका करेक्ट आंसर होगा नीम, मतलब नीम को जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम को जो आप जैविक खाद रूप नहीं कर सकते हैं, पोटेशियम को रासायनिक खाद कहा जाएगा। यूरिया को भी रासायनिक खाद कहा जाएगा। एजोला को भी आप जैविक खाद नहीं कर सकते हैं। जैविक खाद का मतलब कि जो पेड़ों से प्राप्त होती है और सड़ा गला करके बनाई जाती है, उसे आप जैविक खाद कह सकते हैं। ठीक है, 93 क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 होगा नीम। क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ बढ़ें तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। वनों का देश कहा जाता है, मतलब कि वनों का देश किसे कहा जाता है? अगर आपको पता हो तो बताइएगा कमेंट में। इंग्लिश में इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं, इंडिया, कांगो, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, मतलब वनों का देश कहा जाता है कांगो को। ठीक है, वनों का देश कांगो को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके क्वेश्चन को हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। निम्न में से कहाँ लुप्त प्राय सोन चिड़िया का संरक्षण किया गया है? इंग्लिश में इसके क्वेश्चन को हम पढ़ें तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन प्रोटेक्टेड बाय द इंडेंजर्ड सनबर्ड? ठीक है, मतलब कि लुप्त प्राय सोन चिड़िया का संरक्षण कहाँ पे किया गया है? ऑप्शन है करेना पक्षी अभ्यारण्य, घाटी गांव अभ्यारण्य, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, 1 और 2 दोनों। मतलब कि करेना पक्षी अभ्यारण्य, घाटी गांव अभ्यारण्य। तो इसका जो आंसर है दोनों है। ठीक है, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 96, झूम खेती का एक अन्य नाम क्या है? इसके ऑप्शन आप देख सकते हैं, स्थानांतरित खेती, रेशम उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, दुग्ध उत्पादन। इंग्लिश में व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ झूम कल्टीवेशन? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, सेरीकल्चर, फिश प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, तो जो झूम कल्टीवेशन है, झूम खेती, वो आपकी आती है स्थानांतरित खेती के अंतर्गत। रेशम का उत्पादन, जिसमें रेशम का उत्पादन किया जाता है, उसके रेशम के कीटों का उत्पादन किया जाता है रेशम बनाने के लिए। मत्स्य उत्पादन मतलब मछलियों का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन मतलब दूध का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये है ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? मतलब कि जो ध्वनि प्रदूषण होता है उसको मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयोग की जाती है, उसका मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है आपका नैनोमीटर, डेसिबल, हर्ट्ज, डेकामीटर। ठीक है, तो जो ध्वनि प्रदूषण होता है उसको मापने की जो इकाई होती है वो हर्ट्ज होती है, HZ होती है। ठीक है, डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है कि कितना फ्रिक्वेंसी की ध्वनि आ रही है। ठीक है, ध्वनि की आवृत्ति को मापा जाता है डेसिबल में और ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है हर्ट्ज में। क्वेश्चन नंबर 98, संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। पहला ऑप्शन है सीधी, दूसरा ऑप्शन है आजमगढ़, तीसरा ऑप्शन है वाराणसी, चौथा ऑप्शन है बलिया। इंग्लिश में वेयर इज़ द संजय नेशनल पार्क लोकेटेड? सीधी, आजमगढ़, वाराणसी, बलिया। करेक्ट आंसर इसका होगा सीधी। ठीक है, सीधी में जो संजय राष्ट्रीय उद्यान है वो स्थित है। क्वेश्चन नंबर 99, उत्तर भारत का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? वेयर इज़ द ओनली न्यूक्लियर पावर स्टेशन प्लांट ऑफ उत्तर प्रदेश? बुलंदशहर, लखनऊ, चंदौली, गोरखपुर। इसका करेक्ट आंसर है बुलंदशहर, यानी कि जो बुलंदशहर है उसमें भारत का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन प्लांट। तो अगर आप बुलंदशहर जाएं तो ज़रूर से आप वहाँ पे इसे विज़िट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है? जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं उनमें से जो नवीनीकरण यानी कि नई रिन्यूएबल एनर्जी है उसका स्रोत कौन सा है? कोयला, मिट्टी का तेल, बायोमास, पेट्रोल। इसका करेक्ट आंसर है बायोमास। बायोमास को रिन्यूएबल एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि एक तरीके का साइकिल चलता है कि एनर्जी प्राप्त होती है फिर उसे प्राप्त किया जा सकता है, नष्ट होती है फिर प्राप्त किया जा सकता है, रूपों से रूपों में चेंज करके। अब ये आपका यहाँ से जो पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन थे कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ से राष्ट्र गौरव वाला पेपर स्टार्ट होगा और 101 से लेके 200 तक के क्वेश्चन यहाँ पे करने होंगे। ठीक है,
गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करते चलेंगे वीडियो को, और टारगेट करते हैं 100 लाइक्स का। ठीक है, वीडियो पे आप 100 लाइक्स कंप्लीट कर दीजिए। और साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ ऐसी ही मिलती रहें और आप उनका अच्छे तरीके से देख करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ। राष्ट्र गौरव वाला जो पेपर है ये आपका किस तरीके के क्वेश्चन 2020 में पूछे गए थे उसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिएगा यहाँ से ये 101 प्रश्न स्टार्ट होता है, मतलब कि राष्ट्र गौरव से पहला प्रश्न और शुरू से 101 प्रश्न। तो इसमें कहा गया है महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो बेसिकली इसमें आपको जीके टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी जो है पोरबंदर में जन्मे थे। अगला क्वेश्चन नंबर 102, इसमें कहा गया है भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे। द्वितीय प्रधानमंत्री आपको बताना है हु वाज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑप्शन दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो जो जवाहरलाल नेहरू हैं भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन नंबर 103, वहाँ पे द्वितीय नहीं होना चाहिए, प्रथम होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में गलती है। अगला क्वेश्चन, नागानंद किसकी रचना है। हु इज़ द राइटर ऑफ नागानंद। ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन, कल्हड़। करेक्ट आंसर इसका होगा हर्षवर्धन, नागानंद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 104, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। मतलब कि वेयर वाज द बुद्ध बर्न। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन है श्रावस्ती, सारनाथ, वैशाली, लुम्बिनी। करेक्ट आंसर इसका है लुम्बिनी, मतलब बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 105, इसमें कहा गया है हुमायूं किसका पुत्र था। ऑप्शन है इसके शाहजहां, बाबर, अकबर, जहांगीर। करेक्ट आंसर है इसका शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 106, मेजर ध्यानचंद का संबंध किससे है। क्रिकेट से, वॉलीबॉल से, फुटबॉल से, हॉकी से। तो मेजर ध्यानचंद का जो संबंध है वो हॉकी से है। ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका हॉकी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107, भारत के संविधान के निर्मात्री समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मतलब कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि भारत के संविधान के निर्मात्री समिति के अध्यक्ष कौन थे। करेक्ट आंसर इसका है भीमराव अंबेडकर। मतलब भीमराव अंबेडकर जी जो थे वही इस संविधान निर्माता समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो हम लोग उन्हें पूजनीय भी मानते हैं, क्योंकि उन्हीं के आदर्शों के द्वारा और उन्हीं के नियमों एवं ज्ञान के द्वारा हम लोग आजकल अपने कंट्री में अच्छे तरीके से जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। और उन्होंने हमें अपना खुद का अधिकार भी दिया है, जिसके आधार पे हम लोग कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं पे भी कोई चीज़ें कर सकते हैं, हमें उस चीज़ का अधिकार है। ठीक है, तो काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की दी हुई। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति अब तक नहीं बना है जो इनके जैसे आदर्श हो और इनकी जितना पढ़ा लिखा हो। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, जिन्होंने इतनी पढ़ाई करी हुई थी कि अभी तक कोई भी उतनी पढ़ाई किया नहीं था, और संविधान निर्मात्री के सदस्य और साथ में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। फ्रेंड्स और दोस्तों को भी अपने शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस तरीके की नोटिफिकेशन मिले और वह भी इस तरीके के नॉलेज प्राप्त कर पाएँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, आर्यभट्ट ने किस सिद्धांत की खोज की। ऑप्शन है सूर्य सिद्धांत, चंद्र ग्रहण, होरा चक्र, ब्रह्म सिद्धांत। इंग्लिश में व्हाट प्रिंसिपल डिड आर्यभट्ट डिस्कवर। सन थियरी, लूनार इलिप्स, होरा साइकिल, ब्रह्मा थियरी। करेक्ट आंसर इसका जो है वो है सन थियरी, यानी कि आर्यभट्ट जो थे वो सूर्य सिद्धांत की खोज किए थे। क्वेश्चन नंबर 109, रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रसिद्ध कृति है गोदान, गीतांजलि, पाथेर पांचाली, गीत गोविंद। और इंग्लिश में आप इस साइड में देख सकते हैं हु इज़ द फेमस बुक ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर।
गोदान गीतांजलि, पाथेर पांचाली, गीत गोविंद। और इसका करेक्ट आंसर है गीतांजलि। मतलब गीतांजलि जो रचना है वो रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रसिद्ध कृति है। क्वेश्चन नंबर 110, संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है शंकराचार्य, पाणिनि, विशाखदत्त, अश्वघोष। करेक्ट आंसर इसका है पाणिनि। पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 111, गाइस आपको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताते चल रहे हैं, और ये जो पेपर है 2020 का, इसको हमने स्कैन करके कंप्यूटर पे रिकॉर्ड करके और इसको हाईलाइट करके आपको समझाने की कोशिश करी हुई है। काफ़ी इसमें थोड़ी सी मेहनत लगी हुई है, फिर भी आपके एग्ज़ाम के लिए हम इतनी मेहनत करते ही हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 111 है, और इसमें कहा गया है चाणक्य ने किस विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य किया था? पहला ऑप्शन है विक्रमशिला, दूसरा है नालंदा, तीसरा है तक्षशिला, चौथा है कन्नौज। इंग्लिश में भी सेम चीज़ है, तो आप इस साइड में देख सकते हैं, और इसका करेक्ट आंसर है तक्षशिला, यानी कि तक्षशिला में चाणक्य ने अपना शिक्षण कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 112, और ये जितने भी क्वेश्चन है गाइस आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें अच्छे तरीके से कंठस्थ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है चंपारण में गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है D.G. तेंदुलकर, दूसरा है आनंद गांधी, तीसरा है S. गणेशन, चौथा है माधव देसाई। इसका करेक्ट आंसर है D.G. तेंदुलकर। मतलब जो D.G. तेंदुलकर हैं वो चंपारण में गांधी नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 113, इसमें कहा गया है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है मदुरै, दूसरा ऑप्शन है तंजावुर, और तीसरा ऑप्शन है रामेश्वरम, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है, यानी कि वेयर इज़ द मीनाक्षी टेम्पल इज़ लोकेटेड? करेक्ट आंसर इसका होगा तांजावुर में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 114, RBI का वर्तमान गवर्नर कौन है? ये 2020 का प्रश्न है, तो उसके अनुसार इसके ऑप्शन है रघुराम राजन, शशिकांत दास, श्री E. सुब्बा राव, श्री R.P. सिन्हा। तो इसका करेक्ट आंसर है श्री शशिकांत दास। ठीक है, 2020 का प्रश्न है, तो उसके अनुसार ये गवर्नर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 115, इसमें कहा गया है अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? पहला ऑप्शन है शेख बदरुद्दीन, दूसरा ऑप्शन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और चौथा ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, और चौथा ऑप्शन है नसीरुद्दीन चिराग। ठीक है, इंग्लिश में विच सूफी संत दरगाह इज़ इन अजमेर? अगर आप अजमेर जाएंगे तो यहाँ पे सूफी संत, ठीक है, मतलब कि जो सूफी औलिया की दरगाह है, सूफी संत औलिया की दरगाह अजमेर में ही है। किस सूफी संत की दरगाह है, तो वही आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है अजमेर में सूफी संत की दरगाह है। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह अजमेर में सूफी संत की दरगाह है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी अजमेर में ही है। अगला क्वेश्चन नंबर 116, इनमें से किस भारतीय विद्वान ने सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? विच ऑफ दीज इंडियन स्कॉलर्स फर्स्ट रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़? मतलब कौन से ऐसे भारतीय थे जिन्होंने सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? ऑप्शन है C.V. रमन, दूसरा ऑप्शन है हरगोविंद खुराना, तीसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ ठाकुर, चौथा है मदर टेरेसा। करेक्ट आंसर है इसका C.V. रमन। फिजिक्स के क्षेत्र में इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। अगला ऑप्शन है भारतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, राष्ट्रीय नृत्य है? मतलब कि इंग्लिश में इसको वेयर इज़ द क्लासिकल डांस ऑफ भारतनाट्यम? कहाँ का नृत्य भारतनाट्यम है? इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। इसके ऑप्शन दिए गए थे केरल, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, तमिलनाडु। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो तमिलनाडु होगा। तमिलनाडु में भारतनाट्यम को राष्ट्रीय नृत्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत को इंडिया किसने कहा? मतलब कि हु कॉल्ड इंडिया? ठीक है, तो किसने कहा था वही आपको बताना है। पहला ऑप्शन है फारसवासियों ने,
दूसरा है अरब वासियों ने, तीसरा है यूनानियों ने, चौथा है कुषाणों ने। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है कि किसने भारत को इंडिया कहा था। ठीक है, तो अगर आपको पता है ज़रूर से आप इसे कमेंट करके बताइएगा। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, यूनानियों ने सर्वप्रथम कहा था भारत को इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119 यानी कि 119। इसमें कहा है यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द यंग बंगाल मूवमेंट? ऑप्शन है हेनरी विवियन डेरेजियो, और दूसरा ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, अगला ऑप्शन है हेनरी गैरिट, अगला ऑप्शन है खुदीराम बोस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हेनरी विवियन डेरेजियो, यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किए थे। 120 क्वेश्चन नंबर 120। इसमें कहा गया है संस्कृत साहित्य का आदि कवि किसे माना जाता है? ऑप्शन है कालिदास, वाल्मीकि, हर्ष, व्यास। इंग्लिश में हु इज़ कंसीडर टू बी द ओल्डेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत लेक्चर? करेक्ट आंसर इसका है वाल्मीकि। इन्हीं के द्वारा रामायण लिखा गया है। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा, वेद व्यास के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121। बेलूर मठ का संबंध किससे है? ऑप्शन है दयानंद, परमानंद, रमानंद, स्वामी विवेकानंद। करेक्ट आंसर इसका है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का संबंध जो है बेलूर मठ से है। क्वेश्चन नंबर 122। यहाँ पे ये कहा गया है कथकली कहाँ का राष्ट्रीय नृत्य है? मतलब कथकली जो डांस है वो कहाँ का राष्ट्रीय डांस है, नेशनल डांस है? तो कथकली जो डांस है वो केरल का राष्ट्रीय डांस है। क्वेश्चन नंबर 123। निम्नलिखित में से कौन कालिदास की काव्य रचना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोएम ऑफ कालिदास? पहला ऑप्शन है रघुवंश, दूसरा है कुमार संभव, तीसरा है अभिज्ञान शकुंतलम, चौथा है सभी। तो ये जो सभी आपको दिख रहे हैं रघुवंश, कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम, ये तीनों जो हैं कालिदास के काव्य की रचना है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा, ये सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो यह है क्वेश्चन नंबर 124। कहा गया है इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि क्यों वापस कर दी? वाई रविंद्रनाथ टैगोर टर्न द टाइटल ऑफ नाइट, KNIGHT है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है जालियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा, साइमन कमीशन, सत्याग्रह। मतलब कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे उन्होंने नाइट की जो उपाधि है, मतलब कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे उन्होंने नाइट नाम की जो उपाधि उन्हें मिली थी, उन्हें उस उपाधि को क्यों वापस कर दिए अथवा कब वापस किए? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये जो नाइट की उपाधि उन्हें दी गई थी वापस कर दी है। क्वेश्चन नंबर 125। इसमें कहा गया है आदि पुराण के नाम से कौन जाना जाता है? आपको एक चीज़ बता देगा इस ये पिछले वाले क्वेश्चन के हिसाब से रविंद्रनाथ टैगोर जो है हमारे जो नेशनल एंथम है राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय है, जो कि 52 सेकंड का होता है, उनके ये रचयिता भी हैं। ठीक है, आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए अगर आप भारत में रहने वाले हैं तो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। आदि पुराण के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन है ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मा पुराण, वामन पुराण, गरुड़ पुराण। इंग्लिश में आप इधर देख सकते हैं हु इज़ नोन एज आदि पुराण्स। तो यहाँ पे आदि पुराण के नाम से कौन जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ब्रह्मा पुराण। ब्रह्मा पुराण को आदि पुराण के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 126। हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, हरियाणा। हाजिरीबाग नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड, इंग्लिश में है बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो जो इसका करेक्ट आंसर है यानी वो है बिहार। बिहार में हजारीबाग नेशनल पार्क स्थित है। तो अगर आप बिहार जाएंगे तो वहाँ पे इस पार्क को विजिट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? हु वाज द फर्स्ट इंडियन नोबेल laureate? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, CV रमन, मदर टेरेसा, आत्मर्त्य सेन।
पहले भी इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट किया गया था और उसमें भी हमने आपको यही बताया सीवी रमन, तो इसमें भी इसका आंसर जो है सीवी रमन ही होगा, क्योंकि सीवी रमन को ही प्रथम बार नोबेल पुरस्कार भारत में दिया गया था। यही प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कृत व्यक्ति थे। फिजिक्स के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 128, इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की गई। इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की बताना है आपको। गांधी जी ने, रास बिहारी बोस, नाना पाटिल, चित्तू पांडे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस, यानी कि जो रास बिहारी बोस थे उन्होंने इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 129, उपनिषदों में मुख्यतः किसका प्रतिपादन हुआ है। ऑप्शन है जीव, जगत, माया, ब्रह्मा। इंग्लिश में आप इधर देख सकते हैं विच हैज़ बीन मेनली रेंडर्ड इन उपनिषद, लिविंग, द यूनिवर्स, द माया, द ब्रह्म। करेक्ट आंसर इसका होगा ब्रह्म। ठीक है। 130, ये वाला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। शहीद ए आजम की उपाधि किसे दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद, उधम सिंह, भगत सिंह, राम प्रसाद। इंग्लिश में आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ शहीद आजम, मतलब कि शहीद ए आजम की उपाधि किन स्वतंत्रता सेनानी या किन्हें दी गई थी। तो जो उधम सिंह थे इन्हें दी गई थी, कि भगत सिंह को, कि राम प्रसाद को, कि चंद्रशेखर आज़ाद को। करेक्ट आंसर जो है इसका वो है चंद्रशेखर आज़ाद जी को, चंद्रशेखर आज़ाद को दी गई थी शहीद ए आजम की उपाधि। क्वेश्चन नंबर 131, नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसने दी। मतलब कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उपाधि नेताजी की किसने दी थी। महात्मा गांधी ने दी थी, तिलक ने दी थी, अथवा हिटलर ने दी थी, अथवा रास बिहारी बोस ने दी थी। किसने दी थी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने नेताजी को महात्मा गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि दिया था, जिसके बाद से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। ये जीके का क्वेश्चन, ये सभी के सभी जीके के क्वेश्चन आपको हैं जो कि कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और आपके बीएससी के एग्ज़ाम में भी, पर्यावरण राष्ट्र गौरव वाले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, अगर आपको याद है कमेंट में करके बताइए। इसका आंसर फ़िलहाल हम बताएंगे ही। और इंग्लिश में इसका यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द लोकसभा। करेक्ट आंसर इसका होगा 545 यानी 545। अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी इजी है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था। मतलब कि हु बिल्ट द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। ठीक है, कोणार्क का मंदिर किसने बनवाया था। पहला है अशोक, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा कनिष्क, चौथा है नरसिंह देव द्वितीय। करेक्ट आंसर इसका है नरसिंह देव द्वितीय। नरसिंह देव द्वितीय ने कोणार्क यानी कि सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। केरल, कि पश्चिम बंगाल, कि बिहार, कि उत्तर प्रदेश। ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आपको आंसर देना है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। मतलब कि इंडियाज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट कौन सा है। केरल, वेस्ट बंगाल, बिहार अथवा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन, हमारे राष्ट्रीय पुष्प एवं वृक्ष हैं। मतलब कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प एवं वृक्ष क्या है वो आपको बताना है। तो आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय पुष्प हमारा कमल है और राष्ट्रीय वृक्ष पीपल है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कमल एवं बरगद, ये सेकेंड वाला। अगला क्वेश्चन नंबर 136, इसमें कहा गया है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। पहला ऑप्शन है महानदी, दूसरा नर्मदा, तीसरा सतलज, चौथा ब्रह्मपुत्र। इंग्लिश में सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। मतलब कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। महानदी, नर्मदा, सतलज, ब्रह्मपुत्र। करेक्ट आंसर इसका है नर्मदा, यानी कि सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया।
इंग्लिश में इसका क्वेश्चन देख सकते हैं, विच मुगल रूलर पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ वर्ल्ड पीस? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, हुमायूं। विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने बढ़ाया? करेक्ट आंसर इसका होगा अकबर। अकबर ने विश्व शांति का विचार बढ़ाया आगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। इसमें कहा गया है, भारत में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? आपको पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। सनराइज इज़ द फर्स्ट इन इंडिया, मतलब कि भारत में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? करेक्ट आंसर इसका है अरुणाचल प्रदेश। अरुण का मतलब लाल और अरुणाचल का मतलब लाल वाला प्रदेश, अर्थात सूर्य यहीं पे सबसे पहले दिखाई देता है। ठीक है, बाद में अन्य देश में दिखाई देता है। तो अगर आप अरुणाचल प्रदेश में जाएं तो वहाँ पे देख सकते हैं कि सूर्य सबसे पहले वहीं से उगेगा, पूर्वी दिशा में है। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कब गाया गया था? वंदे मातरम को सर्वप्रथम कब गाया गया था? यानी कि व्हेन वाज वंदे मातरम फर्स्ट सॉन्ग? 1996 ईस्वी में, अथवा 1972 ईस्वी में, अथवा 1980 में, अथवा 1984 में। करेक्ट आंसर इसका है 1986 ईस्वी में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। 1996 में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? हु वाज द गुरु ऑफ दयानंद सरस्वती? विवेकानंद, सच्चिदानंद, रामानंद, अवधेशानंद। करेक्ट आंसर इसका है विवेकानंद। विवेकानंद जो थे वो दयानंद सरस्वती के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 141, गीतांजलि के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है विवेकानंद, तीसरा है रविंद्रनाथ टैगोर, चौथा है दयानंद सरस्वती। इंग्लिश में हु इज़ द राइटर ऑफ गीतांजलि? इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट किया गया है और इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, गीतांजलि के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर, और यह जो कविता है इस रविंद्रनाथ टैगोर की सबसे फेमस कृति मानी जाती है, काव्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी किसने लिखा था? ऑप्शन है दयानंद, दूसरा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, तीसरा है रविंद्रनाथ टैगोर, चौथा है बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने वंदे मातरम का नारा दिया है, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इन सभी ऑप्शन में से किसने संवाद कौमुदी लिखा है? करेक्ट आंसर है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो थे वो संवाद कौमुदी लिखे हैं। 143, क्वेश्चन नंबर 143, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ हुई थी? वेयर वाज द रामकृष्ण मिशन एस्टेब्लाइज्ड? ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा है बेंगलुरु, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर जो है इसका वो है कोलकाता, यानी कि कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 144, विष्णु का अंश किसको माना जाता है? यानी कि हु वाज कंसीडर द पार्ट ऑफ विष्णु? पहला ऑप्शन है धन्वंतरी, दूसरा चरक, तीसरा सुश्रुत और चौथा जीवक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है धन्वंतरी, यानी कि धन्वंतरी को जो माना जाता है विष्णु का अंश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 145, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसे हम हाईलाइट करके आपको बता रहे हैं। इसमें कहा गया है, संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है मैकमिलन, रोजमिलियन वैथ्यू, पद्मिनी, हरित कौर दयाल। इंग्लिश में आप इसे देख सकते हैं, हु वाज द फर्स्ट वुमन चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। ठीक है, यानी संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? करेक्ट आंसर इसका है रोजमिलियन वैथ्यू। ठीक है, ये संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। क्वेश्चन नंबर 146, इसमें कहा गया है, प्राचीन भारत में परमाणुवाद का संस्थापक किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है आर्यभट्ट, दूसरा ब्रह्मगुप्त और तीसरा है स्कंदगुप्त, चौथा है श्रीगुप्त। इंग्लिश में इस क्वेश्चन को आप इस साइड में देख सकते हैं, हु वाज बिलीव्ड टू बी द फाउंडर ऑफ न्यूक्लियराइज्म इन एंशिएंट इंडिया? यानी कि प्राचीन भारत में परमाणुवाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो करेक्ट आंसर है स्कंदगुप्त, यानी कि स्कंदगुप्त को माना जाता है प्राचीन भारत में परमाणुवाद का संस्थापक।
क्वेश्चन नंबर 147, यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी में, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी। जीके का क्वेश्चन ही है और ये हम जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िएगा और अच्छे तरीके से अपने दिमाग में सेट करते जाइएगा। वीडियो पसंद आती जा रही है तो लाइक करते चलें वीडियो को, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन की जानकारी हो पाए। क्वेश्चन नंबर 147 में पूछा गया है, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी। पहला ऑप्शन 1921, दूसरा 1920, तीसरा 1922, चौथा 1925। इंग्लिश में भी आप इधर देख सकते हैं, व्हेन वाज मोहनजोदारो डिस्कवर्ड। करेक्ट आंसर है इसका 1921, यानी कि 1921 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 148, भारत का अंतरिक्ष का नगर कौन सा है, यानी कि विच इज़ द स्पेस सिटी ऑफ इंडिया। पहला ऑप्शन है त्रिवेंद्रम, दूसरा बेंगलोर, तीसरा नागपुर, चौथा श्रीहरिकोटा। तो जो भारत का अंतरिक्ष नगर है वो है बेंगलोर, ठीक है, और जो रॉकेट का छोड़ने का स्थान है वो है श्रीहरिकोटा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 149, इसमें कहा गया है, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है। हु इज़ कॉल्ड पेरिस ऑफ इंडिया। अहमदाबाद पहला ऑप्शन है, दूसरा जयपुर, तीसरा दिल्ली, चौथा भोपाल। तो इनमें से कौन सा राज्य है जिसे भारत का पेरिस कहा जाता है। करेक्ट आंसर है जयपुर। और आपको बता दें कि जो जयपुर सिटी है ये राजाओं की शहर भी मानी जाती है और राजाओं का शहर ही है। तो अगर आप कभी राजस्थान जाएं तो इस सिटी में ज़रूर से जाइएगा और यहाँ पे घूमने लायक काफ़ी ज़्यादा आपको इमारतें मिल जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा आपको किले मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगी। और इसी का पिंक सिटी भी नाम है, जयपुर का ही। ठीक है, और ये पिंक सिटी नाम इसलिए है क्योंकि वहाँ के जो राजकुमार थे जब घूमने आए थे तो जो वहाँ पे रहने वाले निवासी थे अपने घरों को पिंक कलर से रंगवाए थे, तो इसलिए जब उन्होंने ये सब दीवारें को देखा तो उसका नाम रख दिया पिंकी करके बुलाने लगे, तो इसीलिए उनका नाम जो है पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है जयपुर को। तो एक और यहाँ से जीके का क्वेश्चन कि पिंक सिटी किसे कहते हैं, तो जयपुर को कहते हैं। ठीक है, तो ये 149 क्वेश्चन था, यानी कि भारत का पेरिस किसे कहा जाता है, तो जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 150, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। पहला ऑप्शन है दशरथ, दूसरा सुद्योधन, तीसरा राम, चौथा जनक। इनमें से कौन है जो गौतम बुद्ध के पिता हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सुद्योधन गौतम बुद्ध के पिता का नाम था। अगला क्वेश्चन नंबर 151, पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है, किसने कहा था। श्रीधराचार्य ने, आर्यभट्ट ने, भास्कराचार्य ने, श्रीपति ने। मतलब कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है, यह बात किसने कही थी, तो करेक्ट आंसर है आर्यभट्ट जो थे उन्होंने ही कहा था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है। क्वेश्चन नंबर 152, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन है आजमगढ़, दूसरा मगध, तीसरा लम्ही, चौथा जौनपुर। यानी कि वेयर वाज मुंशी प्रेमचंद बॉर्न, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। करेक्ट आंसर है इसका लम्ही में मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 153 और इसमें कहा गया है, शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था। ऑप्शन है 1896, 1890, 1893, 1883। करेक्ट आंसर इसका है 1893। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 154, इसमें कहा गया है, अजंता एवं एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो वेयर इज़ द फेमस केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर है इसका महाराष्ट्र। तो अगर आप महाराष्ट्र में जाएं तो अजंता की जो एलोरा गुफाएं हैं, जो गुफाएं हैं अजंता और एलोरा, उसे आप देखिएगा ज़रूर से, ये मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 155, वेद भाष्य के लेखक कौन हैं। हु वाज द ऑथर ऑफ वेद भाष्य, यानी कि वेद भाष्य के लेखक कौन हैं। पहला ऑप्शन है विवेकानंद, दूसरा रामानंद, तीसरा दयानंद सरस्वती, चौथा दयाशंकर। करेक्ट आंसर है इसका दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 156, इसमें कहा गया है,
वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, दूसरा गांधी जी, तीसरा विवेकानंद, चौथा राजा राम मोहन राय। इंग्लिश में आप देख सकते हैं इस साइड में, हु फाउंडेड द वेदांता कॉलेज, यानी कि वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर है इसका राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 157, पृथ्वीराज का दरबारी कवि था, यानी कि पृथ्वीराज का दरबारी कवि कौन था? हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ पृथ्वीराज, पृथ्वीराज का दरबारी कवि कौन था? ऑप्शन है अमीर खुसरो, चंद्रबाई, तीसरा ऑप्शन है बिहारी, चौथा है जयसी। तो करेक्ट आंसर है चंद्रबाई, यानी कि चंद्रबाई जो थे वो पृथ्वीराज के बिहारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 158, गुप्त वंश के किस राजा का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? पहला ऑप्शन है स्कंदगुप्त, दूसरा श्रीगुप्त, तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, चौथा समुद्रगुप्त। और यहाँ पे इंग्लिश में भी आप इस साइड देख सकते हैं, द रीजन ऑफ विच किंग ऑफ गुप्त डेंसिटी इज कॉल्ड गोल्डन एज, यानी कि गुप्त वंश के किस राजा का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर जो है इसका श्रीगुप्त, यानी कि श्रीगुप्त को का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159, जंतर मंतर कहाँ स्थित है? तो अगर आप जयपुर में जाएं तो जंतर मंतर भी वहीं पर स्थित है, ठीक है, आप उसे विजिट कीजिएगा। जंतर मंतर कहाँ स्थित है? तो कहेंगे जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160, यहाँ पे आप देख सकते हैं, भारत के किस शहर में ई न्यायालय स्थित है? यानी कि विच सिटी ऑफ इंडिया हैज़ ई कोर्ट? गांधीनगर, पोरबंदर, सोमनाथ, अहमदाबाद। इनमें से कहाँ पे किस शहर में ई न्यायालय यानी कि ई कोर्ट स्थित है? तो करेक्ट आंसर जो है इसका गांधीनगर होगा। गांधीनगर में ई न्यायालय स्थित है, ई कोर्ट स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161, कबीर के गुरु कौन थे? हु वाज द गुरु ऑफ कबीर? पहला ऑप्शन है वेद व्यास, दूसरा वल्लभाचार्य, तीसरा आदि शंकराचार्य, चौथा स्वामी रामानंद। करेक्ट आंसर जो है इसका स्वामी रामानंद होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162, विश्व में पशु चिकित्सा विज्ञान सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुआ? मतलब कि सर्वप्रथम जो है पशु चिकित्सा, पशुओं की चिकित्सा का जो साइंस है वो कहाँ पे डेवलपमेंट किया गया? तो करेक्ट आंसर है इसका भारत में। ऑप्शन अन्य भी हैं इसमें, जापान, चीन, भारत, ईरान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भारत। भारत में पशु चिकित्सा विज्ञान का सर्वप्रथम विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 163, शून्य का ज्ञान विश्व को किस देश ने प्रदान किया? मतलब कि विच कंट्री प्रोवाइडेड द वर्ल्ड विथ द नॉलेज ऑफ जीरो? मतलब कि कौन सा देश था जिसने शून्य को प्रदान किया, मतलब जिन्होंने शून्य को दिया? इंडिया, ठीक है। और किसने शून्य को दिया था जी? कमेंट में आप हमें ज़रूर करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 164, स्वर्ण मंदिर किस धर्म के अनुयायियों का मंदिर है? गोल्डन टेम्पल इज़ ए टेम्पल ऑफ फॉलोअर्स ऑफ विच रीजन? मतलब कि जो स्वर्ण मंदिर है वो किस धर्म के लोगों के लिए है? हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिख, यानी कि स्वर्ण मंदिर जो है सिख धर्म के लोगों के लिए बना है। स्वर्ण मंदिर जो है सिख धर्म के लोगों के लिए बना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 165, कावेरी कांड का नेतृत्व किसने किया? हु लीड द कावेरी इंसिडेंट? यानी कि कावेरी कांड का नेतृत्व किसने किया? मंगल पांडे, कुंदन लाल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। इसका करेक्ट आंसर है कुंदन लाल। कुंदन लाल ने कावेरी कांड का नेतृत्व किया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 166, यहाँ पे आप देख सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा उड़ीसा। करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। आपको यह भी जानना चाहिए कि हमारे जो संविधान निर्माता हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही हैं और संविधान निर्माता के सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न सम्मान सर्वप्रथम किसे दिया गया था? हु वाज फर्स्ट अवार्डेड द भारत रत्न? पहला ऑप्शन है JB पंत, विश्वेश्वरैया, और तीसरा ऑप्शन है विधान चंद राय, चौथा ऑप्शन है CV रमन। यहाँ पे भी जो करेक्ट आंसर है वो है CV रमन, इन्हें ही भारत रत्न से नवाजा गया था।
अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मठ कहाँ पर स्थित है? वेयर इज़ लोकेटेड रामकृष्ण मठ? यानी कि रामकृष्ण मठ कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है पहला महाराष्ट्र, दूसरा कोलकाता, तीसरा दिल्ली, चौथा चेन्नई। करेक्ट आंसर है इसका कोलकाता। कोलकाता में रामकृष्ण मठ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 169, वह इस्लामिक देश जहाँ प्रायः रामचरितमानस पढ़ी जाती है, मतलब कि उस देश का नाम कहाँ क्या है जहाँ पे हमेशा इस रामचरितमानस पढ़ी जाती है? तो मलेशिया, सऊदी अरब, कुवैत या इराक, इनमें से आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है मलेशिया। मलेशिया ऐसा एक कंट्री है जहाँ पे रामचरितमानस पढ़ी जाती है। अच्छी बात है, हमारे इंडिया का जो वेद हैं, उपनिषद हैं, वो जो है वेस्टर्न कंट्री में भी पढ़े जाते हैं। ठीक है, और आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा कि मलेशिया ऐसा कंट्री है जहाँ पे हिंदी भी बोली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 170, इसमें कहा गया है वास्तुशास्त्र के देवता हैं, मतलब कि गॉड ऑफ वास्तुशास्त्र इज, मतलब कि कौन देवता हैं जो वास्तुशास्त्र के देवता हैं? पहला ऑप्शन है इंद्र, दूसरा अग्नि, तीसरा विश्वकर्मा, चौथा महादेव। करेक्ट आंसर है इसका इंद्र। इंद्र को वास्तुशास्त्र का देवता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 171, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? पहला ऑप्शन है 1904, 1905, 1906, 1907। ये चार ऑप्शन थे आपके। इंग्लिश में व्हेन वाज द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एस्टेब्लिश्ड? पहला ऑप्शन 1904, दूसरा 1905, तीसरा 1906, चौथा 1907। करेक्ट आंसर है 1906। क्वेश्चन नंबर 172, भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति आधारित है, मतलब कि जो भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है वो किस वेद में से आधारित है? पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। तो इनमें से कौन से वेद में भारतीय चिकित्सा पद्धति बिलोंग करती है? तो इसमें करेक्ट आंसर है सामवेद। सामवेद से भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति आधारित है। क्वेश्चन नंबर 173, हिंद स्वराज नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? पहला ऑप्शन है भगत सिंह, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा रामप्रसाद बिस्मिल, चौथा चंद्रशेखर आज़ाद। इंग्लिश में आप इस साइड में देख सकते हैं, हु रॉट द फेमस बुक टाइटल हिंदू स्वराज। इसके ऑप्शन है भगत सिंह, महात्मा गांधी, रामप्रसाद बिस्मिल, चौथा चंद्रशेखर आज़ाद। यानी कि हिंदू स्वराज नामक पुस्तक की ग्रंथ की रचना किसने की थी? करेक्ट आंसर है इसका भगत सिंह। भगत सिंह ने हिंदू स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 174, शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? पहला ऑप्शन है तुकाराम, दूसरा एकनाथ, तीसरा है ज्ञानेश्वर, चौथा रामदास। इस साइड में इंग्लिश में आप इसे देख सकते हैं, हु वाज द रिलीजियस टीचर ऑफ शिवाजी? पहला ऑप्शन है तुकाराम, दूसरा एकनाथ और तीसरा ज्ञानेश्वर, चौथा रामदास। करेक्ट आंसर इसका रामदास होगा। रामदास जो थे वो शिवाजी के धार्मिक गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 175, चंपारण संघर्ष का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है नील की कृषि, दूसरा ऑप्शन है कर भुगतान, तीसरा है जमींदारी, चौथा नवाबी। इंग्लिश में आप इस साइड में देख सकते हैं, चंपारण कॉन्फ्लिक्ट इज कंसर्न्ड एग्रीकल्चर ऑफ नील, टैक्स पेमेंट एंड लैंडलॉर्ड नवाबी। करेक्ट आंसर होगा इसका नील की कृषि यानी कि एग्रीकल्चर ऑफ नील। चंपारण संघर्ष का संबंध इसी से है। क्वेश्चन नंबर 176, निम्न में से बाघों के लिए संरक्षित है, मतलब कि बाघों का जो पार्क है वो कौन सा है? प्रोटेक्टेड, बाघों को सुरक्षा देने के लिए कौन सा पार्क है या कहाँ पे है? तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कार्बेट पार्क, दूसरा है रणथंभौर, तीसरा है इंद्रावती, चौथा है उपरोक्त सभी। तो जो बाघों के संरक्षित के लिए जो पार्क है वो है कॉर्बेट पार्क। ठीक है, 176 का ये पहला वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 177, मनुस्मृति की रचना किस वंश के शासनकाल में हुई थी? इंग्लिश में मनुस्मृति वाज कंपोज्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच डायनेस्टी? पहला ऑप्शन है गुप्त वंश, दूसरा मौर्य वंश, तीसरा शुंग वंश और चौथा चेदी वंश। करेक्ट आंसर जो है इसका शुंग वंश होगा। शुंग वंश जो थे वो मनुस्मृति की रचना किए थे। शुंग वंश के शासनकाल में मनुस्मृति की रचना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 178, सबसे पहले विज्ञान का विकास किस देश में हुआ था? सबसे पहले विज्ञान का विकास किस देश में हुआ था? पहला ऑप्शन है म्यांमार, दूसरा चीन, तीसरा भारत, चौथा जापान। इंग्लिश में विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू डेवलप साइंस, यानी कि सबसे पहले विज्ञान का विकास किस देश में हुआ था? करेक्ट आंसर है भारत। भारत में विज्ञान का विकास सबसे पहले हुआ था।
तो काफ़ी हमारे कंट्री को प्राउड होता है। ठीक है, वीडियो पसंद आती रही है तो वीडियो को लाइक करते जाएगा। इस काफ़ी मेहनत लगती है, 2 घंटे लगातार इस तरह से आपके सामने वीडियो बनाई पड़ रही है, तो वीडियो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देख सकते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 179 और इसमें कहा गया है धन्वंतरी के शिष्य थे। पहला बाघभट्ट, दूसरा सुश्रुत, तीसरा कात्यायन, चौथा पाणिनि। धन्वंतरी के जो शिष्य थे वो थे सुश्रुत। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 180, नक्षत्रों की संख्या क्या है? व्हाट इज़ द नंबर ऑफ कंसेस्टिलियंस? 28 या 25 या 26 या 27? करेक्ट आंसर जो है इसका 25 होगा। क्वेश्चन नंबर 181, ये 200 क्वेश्चन की सीरीज़ है गाइस, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 181वां कर रहे हैं अभी, और क्वेश्चन बाकी हैं उनको भी हम लोग करेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को देखिएगा ध्यान से, स्किप मत करिएगा। अगर वीडियो बोरिंग लगे तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। ये नॉलेजेबल वीडियो है, इसमें आपके जीके के 200 क्वेश्चन कंप्लीट किए गए हैं। और बीएससी अथवा अगर आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 181 यानी कि 181 है। इसमें कहा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? ऑप्शन है 1906, 1907, 1908, 1909। इंग्लिश में आप इधर देख सकते हैं, व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? करेक्ट आंसर जो है इसका 1907 होगा। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। यह देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 182। इसमें कहा गया है भारत में आश्रम व्यवस्था कितने विभागों में विभाजित थी? पहला 4, दूसरा 3, तीसरा 7, चौथा 8। इंग्लिश में आप इस साइड देख सकते हैं, आश्रम सिस्टम इन इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट, यानी कि आश्रम व्यवस्था कितने भागों में विभाजित थी? करेक्ट आंसर जो है इसका 4 होगा। आश्रम व्यवस्था 4 भागों में विभाजित थी। क्वेश्चन नंबर 183, चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे, मतलब कि चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ शहीद हुए थे? पहला वाराणसी, दूसरा कोलकाता, तीसरा मुंबई, चौथा इलाहाबाद प्रयागराज। करेक्ट आंसर जो है इसका इलाहाबाद प्रयागराज होगा। चंद्रशेखर आज़ाद यहीं पे शहीद हुए थे। क्वेश्चन नंबर 184, शक संवत प्रारंभ हुआ, मतलब कि जो शक संवत था कब स्टार्ट हुआ था? पहला ऑप्शन है 80 ईस्वी, दूसरा 78 ईस्वी, तीसरा 125 ईस्वी, चौथा 200 ईस्वी। करेक्ट आंसर जो है इसका 78 ईस्वी यानी कि 78 ईस्वी होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 185, वैदिक साहित्य में सोने को किस नाम से जाना जाता था? यानी कि बाई वाट नेम वेयर गोल्ड कॉल्ड इन वैदिक लिटरेचर? वैदिक साहित्य में सोने को किस नाम से पुकारा जाता था? हिरण्य के नाम से, कि रजत के नाम से, या स्वर्ण के नाम से, या सोना का नाम से? करेक्ट आंसर जो है इसका सोना, सोने के नाम से, स्वर्ण के नाम से वैदिक साहित्य में सोने को पुकारा जाता था, गोल्ड को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 186, राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है, नेशनल एम्ब्लेम हैज़ बीन टेकन, मतलब राष्ट्रीय चिन्ह जो है कहाँ से लिया गया है? कपिलवस्तु से, बोध गया से, सारनाथ से, लखनऊ से? करेक्ट आंसर है सारनाथ। अगर आप कभी सारनाथ जाएंगे तो वहाँ पे देखिएगा जो गौतम बुद्ध जी की मूर्ति है उसमें ही राष्ट्रीय चिन्ह यानी कि एक चक्र बनाया गया है, वहीं से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जिसे निर्विरोध निर्वाचित किया गया था, द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड। इसके ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी, फरुखुद्दीन अली अहमद। यानी कि इनमें से कौन है जो भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिसे निर्विरोध निर्वाचन किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी को। क्वेश्चन नंबर 188, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1916, दूसरा 1920, तीसरा 1925, चौथा 1942। इसका करेक्ट आंसर है 1916। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU यूनिवर्सिटी की जो स्थापना हुई थी वो 1916 में हुई थी, और ये अब तक का काफ़ी ज़्यादा फेमस कॉलेज है, और JNU, ठीक है, भारत का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसमें कहा गया है राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये हाईलाइट करके दिखाएं, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द नेशनल म्यूजियम लोकेटेड? पहला ऑप्शन कोलकाता, दूसरा लखनऊ, तीसरा इलाहाबाद प्रयागराज, और चौथा दिल्ली।
करेक्ट आंसर जो है इसका कोलकाता। अगर आप कोलकाता जाएंगे तो यहाँ पे आपका नेशनल म्यूजियम स्थित है भारत का। अगला क्वेश्चन नंबर 190, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? मदर टेरेसा, सरोजनी नायडू, श्रीमती इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर। तो सबसे जो प्रथम महिला थी जिन्होंने फर्स्ट इंडियन जो थी टू विन द नोबेल प्राइज़ ऑफ पीस, वो थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जी को फर्स्ट नोबेल प्राइज़ दिया गया था पीस के कैटेगरी में, यानी कि शांति के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 191, निम्न में से भारतीय आइंस्टीन किसे कहा गया है? हु एमंग दीज हैज़ बीन कॉल्ड इंडियन आइंस्टीन? ऑप्शन है आर्यभट्ट, दूसरा नागार्जुन, तीसरा चरक, चौथा अश्वघोष। करेक्ट आंसर इसका है नागार्जुन। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 192, आदि ग्रंथ की रचना किसने की? हु कंपोज्ड द आदि ग्रंथ? पहला ऑप्शन है गुरु नानक देव, दूसरा गुरु रामदास, तीसरा गुरु अर्जुन देव, चौथा इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है गुरु अर्जुन देव। क्वेश्चन नंबर 193, जो कि यहाँ पे आप हिंदी में देख सकते हैं और इस साइड में इसका इंग्लिश में देख सकते हैं। किस राज्य में नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है? जीके का क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा पहले से। ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा कर्नाटक, चौथा गुजरात। और इंग्लिश में आप इस साइड में देख सकते हैं, इन विच स्टेट द नरौरा एटॉमिक एनर्जी सेंटर लोकेटेड? करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 194, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा वित्त मंत्री, तीसरा लोकसभा अध्यक्ष, चौथा उपराष्ट्रपति। इंग्लिश में आप इस साइड में देख सकते हैं NITI, यानी कि नीति आयोग इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट। करेक्ट आंसर है इसका प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 195, इसमें कहा गया है गंगोत्री उद्गम स्थल है। गंगोत्री उद्गम स्थल जो है वो कहाँ है? गंगोत्री इज़ द पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहाँ पे है? यमुना का, सरस्वती का, गंगा का या गोमती का? तो बेसिकली गंगा का दूसरा नाम गंगोत्री है, तो ये किसका होगा? गंगा का ही होगा। तो द गंगा इसका जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 196, भारत का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? महाभारत, वेद, रामायण, पुराण। इनमें से कौन सा है जो भारत का प्राचीनतम ग्रंथ है? तो प्राचीनतम ग्रंथ जो है वो है वेद, और वेद 4 प्रकार के हैं। क्वेश्चन नंबर 197, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? मतलब कि किस ईस्वी में दिल्ली को भारत की राजधानी नियुक्त किया गया था? दिल्ली मेड कैपिटल ऑफ इंडिया। पहला ऑप्शन है 1910, दूसरा है 1911, तीसरा 1916, चौथा 1923। करेक्ट आंसर है इसका 1911। 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 198, राजतरंगिणी किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है कल्हड़, दूसरा बाणभट्ट, तीसरा पतंजलि, चौथा मेगास्थनीज। इंग्लिश में आप देख सकते हैं इस साइड में, हु कंपोजिंग इज राजतरंगिणी मतलब कि राजतरंगिणी किसकी रचना है? कल्हड़, बालभट्ट, पतंजलि, मेगास्थनीज। इसका करेक्ट आंसर है कल्हड़। कल्हड़ जो है राजतरंगिणी की रचना है। ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 199, 199 वाला प्रश्न। इसमें कहा गया है जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता का वास होता है। किसने कहा था? वेयर वुमन आर वर्शिप्ड द गॉड इज इनहेबिटेड। मतलब कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता का वास होता है। किसने कहा था? पहला ऑप्शन है वेद व्यास, दूसरा मनु, तीसरा तुलसी, चौथा कबीर। इसका करेक्ट आंसर है मनु। ये मनु के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 200, जनगण मन पहली बार कब गाया गया था? जनगण मन पहली बार कब गाया गया था? इसका इंग्लिश में आप इधर देख सकते हैं, व्हेन वाज जनगण मन संग फॉर द फर्स्ट टाइम। पहला ऑप्शन है 27 दिसंबर 1911, दूसरा 27 दिसंबर 1911, 17 दिसंबर 1911 दूसरा है, तीसरा 27 दिसंबर 1910, चौथा 17 दिसंबर 1910। इसका करेक्ट आंसर है 27 दिसंबर 1911। मतलब कि यह पहली बार जो डेट थी यही थी जब जनगण मन को गाया गया था, और इसके लेखक जो थे रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, और कितने समय के लिए गाया जाता है? 52 सेकंड के लिए गाया जाता है। तो यही था कुछ क्वेश्चन जो कि आपका इससे
पर्यावरण एवं राष्ट्र गौरव वाला जो है उससे था। तो जो पर्यावरण एवं राष्ट्र गौरव वाला जो चाहे आपका पेपर है बीएससी का उससे था, ठीक है। और इसमें आपका पर्यावरण से रिलेटेड और राष्ट्र गौरव यानी कि जीके से रिलेटेड क्वेश्चन भी थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आप इनसे कुछ सीख पाए होंगे। तो वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। काफ़ी मेहनत लगी है, लोगों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस तरीके से नॉलेज हो पाए और उन्हें भी थोड़ी बहुत अपने कंट्री के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए। बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारा यही था कि अगर आप बीए अथवा बीएससी अथवा बीकॉम अथवा बीएससी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में अथवा फोर्थ ईयर में पढ़ रहे हैं, तो ये जो पेपर होता है पर्यावरण एवं राष्ट्र गौरव का, ये आपको देना होता है। चाहे आप फर्स्ट ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर में दे सकते हैं, सेकेंड ईयर में हैं तो सेकेंड ईयर में दे सकते हैं, थर्ड ईयर में हैं तो थर्ड ईयर में दे सकते हैं, फोर्थ ईयर में हैं तो फोर्थ ईयर में दे सकते हैं, लेकिन केवल एक ही साल देना होता है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट ईयर में दे लेते हैं तो सेकेंड ईयर में नहीं देंगे, सेकेंड ईयर में दे लेते हैं तो थर्ड ईयर में नहीं देंगे, थर्ड ईयर में दे लेते हैं तो फोर्थ ईयर में नहीं देंगे, ठीक है। एक ही बार आपको देना होता है। लेकिन इसका एक आपको नुकसान भी हो जाएगा कि अगर आप इस पेपर को नहीं देते हैं तो आपको फ़ेल कर दिया जाएगा। तो इस पेपर की इम्पोर्टेंस भी है कि अगर आप इस पेपर को नहीं देते हैं तो आपको फ़ेल कर दिया जाएगा। इसलिए फ़ेल कर दिया जाएगा क्योंकि आपके पास होने का कोई मतलब ही नहीं है जब तक कि आपको आपके देश के बारे में, आपके पर्यावरण के बारे में पता ना हो। तो ये आपको बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको यह पेपर देना ही होगा। और वैसे भी आपको पता भी होना चाहिए कि आपका पर्यावरण क्या है और उससे रिलेटेड चीज़ें क्या हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो प्रदूषण करती हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो रोकथाम करती हैं, ठीक है। ये बेसिक जो चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए, आपके पर्यावरण से रिलेटेड है। तो यही था पेपर आपका। और ये पेपर जो है पर्यावरण का हर बार होता है, हर साल होता है, तो एक ही बार आपको देना होता है, ठीक है। और इसका जो शेड्यूल होता है, मतलब कि टाइम टेबल, वो आपका टाइम टेबल में नहीं होता है। ये इसका डेट स्कूल वाले बताते हैं आपको, अथवा जहाँ पे आपका सेंटर गया होता है वो लोग बताते हैं कि इस दिन आपका पर्यावरण का पेपर है। जो स्टूडेंट छूटे हुए हैं वो लोग अपना पेपर आकर के दे सकते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करते रहता हूँ। तो और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। फ़ायदा इससे ये होगा कि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।